अस्सलाम वालेकुम। नावल मेरा सितमगर एपिसोड 12। और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे एफबी पर भी ज्वाइन करें। प्लीज़ मेरे एफबी ग्रुप पर भी ज्वाइन करें जहाँ पर मैं नावल की पोस्ट लगाती हूँ और वहाँ पे आपको थोड़ा सा नावल पढ़ने को भी मिल जाएगा। और कमेंट्स तो आप करते ही हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक सब बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमाए और जिनके पास औलाद नरीना नहीं इन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन। मेरी इस दुआ के साथ सब आमीन ज़रूर कहिएगा। हो सकता है आपकी किसी आमीन कहने से अल्लाह पाक किसी की मन की मुराद पूरी कर दे। चलिए शुरू करती हूँ आज की एपी। बहुत बहुत शुक्रिया ताई जान। दावर चाय का कप थामते हुए बोला, बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए तुम बेटे से बढ़कर हो। मुमताज़ बेगम नम आँखों से बोली, कितना गलत समझा था मैंने तुम्हें, क्या क्या नहीं कहा तुमसे। तुम पर अपनी ममता निछावर करने की बजाय तुमसे नफ़रत करती रही और देखो अपनी ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई। काश मैं उस दिन तुम्हें जाने को ना कहती तो शायद अमल आज नॉर्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती। सरफराज साहब आज ज़िंदा होते, अगर ना भी होते तो अमल को खुश देखकर सुकून से इस दुनिया से जाते, यूं बेबसी की मौत तो ना मरते। महनाज बेगम आज दावर के सामने अपना ज़ब्त का पारा खो चुकी थी और बेतहाशा रोते हुए वो सब कुछ कहेगी जो पिछले 4 सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। जिसने पिछले 4 सालों में इतना कुछ किया था, अमर और इनके लिए वो इसके सामने सर उठाने के काबिल ना रही थी। ताई जान क्या हो गया है आपको, कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं? क्या आप मेरी कुछ नहीं लगती? मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर दर्जा देता हूँ। ताई जान प्लीज़ आप खुद को इल्ज़ाम ना दें। जो होना था हो गया, ये सब हमारी तकदीर में लिखा था। इंसान सबसे लड़ सकता है मगर अपनी किस्मत से नहीं। अगर उस दिन आपकी गलती थी तो मेरी भी गलती थी। आपकी बातों को दिल पर लेने की बजाय अमल को और बड़े पापा को अपने एतमाद में लेता और इनको बता कर भी तो आ सकता था, मगर उस दिन मैं होश से काम लेता तो ये सब ना होता। ताईजान हम सब कसूरवार हैं अपनी अपनी जगह, मगर दुख इस बात का है भुगतना अमल को पड़ा। प्लीज़ आप खुद को इल्ज़ाम ना दें ताईजान, आप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। मेरे पास आपके और अमल के अलावा है ही क्या। माँ बाप बचपन में खो दिए, बड़े पापा भी मुझसे नाराज़ ही इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत बदनसीब हूँ। बेटा मानते थे मुझे, अमल से बढ़कर प्यार करते थे मुझे, और आखिरी वक्त में मैं इनके पास नहीं था, इनके जनाजे को कांधा भी ना दे सका। मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा? दावर सुर्ख आंखों से जब्त करता हुआ बोल रहा था। दावर की बातों ने इन्हें फिर से शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार दिया था। हीरे जैसा इंसान उन्होंने गंवा दिया और जिसको हीरा समझा इसकी औकात गली में पड़े पत्थर जितनी भी ना थी। आहान का याद आते ही महनाज के बेगम के दिल में उसके लिए नफ़रत का अलाव भड़का था, जिसने उनकी फूलों जैसी बेटी को बेदर्दी से मसला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शोहर को खो दिया था। कैसे भूल जाएं वो जब सरफराज साहब रोज़ आहान के ऑफिस के चक्कर लगाते थे, घंटों पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे रहते थे, रात को तड़पते हुए रोते हुए अमल को याद करते थे। यहाँ तक कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कहीं आहान ने अमल का सौदा तो नहीं कर दिया, कहीं अमल को बेच तो नहीं दिया। ये सोच आते ही वो बेतहाशा तड़पते थे। और यही गम लिए वो इस दुनिया से चले गए। आखिरी वक्त में इनकी ज़बान पर कलमा नहीं अमल का नाम था। महनाज बेगम अपनी आंखें दुपट्टे से रगड़ते हुए सोच रही थी। उन्होंने लंबा सांस लेकर दावर को देखा जो सुर्ख आंखें लिए कारपेट पर नज़रें जमाए बैठा था। इनके दिल को ठेस पहुंची थी। वो सिर्फ अमल की ही गुनाहगार नहीं, इस फरिश्ता सिर्फ इंसान की भी गुनाहगार थी। दावर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अमल को क्यों पाकिस्तान छोड़ आए हो। इसे भी साथ लेकर आते, हम सब इकट्ठे भी तो पाकिस्तान जा सकते थे। वो वहाँ पर अकेली क्या कर रही है? अगर आहान मलक ने उसे उधर देख लिया तो? महनाज बेगम के दिल में काफ़ी दिनों से यही बात खटक रही थी।
दावर ने गड़बड़ाते हुए नज़रें चुराई थीं। ताई जान, आपको बताया तो था बिज़नेस के सिलसिले में अमल का उधर रखना ज़रूरी था। और वैसे भी अमल इस टाइम इस्लामाबाद में है और आहान तो लाहौर में होता है। तुम्हारी बात ठीक है दावर, दिल में अजीब अजीब वहम सता रहे हैं। तुम ऐसा करो, मेरी टिकट करवा दो, मुझे अमल के पास जाना है, मुझे इसकी बहुत फ़िक्र हो रही है। महनाज बेगम परेशानी के आलम में बोली। दावर सोफ़े से उठकर महनाज बेगम के पास आया। ताईजान, आप क्यों फ़िक्र कर रही? अमल बिल्कुल ठीक है, आपकी बात तो होती है उससे। वैसे भी अमल इस वक्त होटल में रिहाइश पजीर है, आप नहीं रह सकेंगी होटल में। मेरा यहाँ का काम मुकम्मल हो जाए तो हम इकट्ठे जाएंगे, और तब तक मैं कोई अपार्टमेंट अपने लिए और आप लोगों के लिए उधर देख लूँगा। आप फिक्र ना करें, 2-4 रोज़ की बात है। दावर इनके हाथ पकड़े इन्हें तसल्ली देने लगा। वो नहीं चाहता था कि महनाज बेगम को आहान का पता चले। आहान को देखकर महनाज बेगम का क्या रद्द अमल होगा वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने और अमल ने उनसे हर बात छुपाने का सोचा था। आहान स्काई जीन्स, वाइट हाई नेक और इसके ऊपर स्काई कोट पहने ऑफिस में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह इसकी शख्सियत बेइंतहा सहर अंगेज़ लग रही थी। शान से ही नहीं, ऑफिस की कई और लड़कियों का दिल भी आहान मलिक को देखकर धड़का था। आहान का चेहरा बेइंतहा संजीदगी लिए हुए था। आंखें रत जगह की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। गुड मॉर्निंग सर। शांजी आहान को देखकर आहान की तरफ आई। गुड मॉर्निंग। आहान संजीदगी से जवाब देता आगे बढ़ गया। शांजी हैरान हुई थी आहान की बेइंतहा संजीदगी पर। आहान की आंखों की सुर्खी देखकर परेशान भी हुई थी। शांजे भागकर आहान के कदम हुई। सर, आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? शांजे ने पूछा। मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपसे कह दूंगा, आहान रुखाई से कहता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। शांजे आहान का सर्द रवैया महसूस करते आंखों में आंसू लिए अपने कैबिन की तरफ आई थी। आहान ने ऑफिस में दाखिल होते ही सबसे पहले अपना कोट उतार कर चेयर पर हैंग किया था और चेयर पर बैठते आंखें बंद करता चेयर से टेक लगा गया। हान ने एकदम अपनी आंखें खोली थी और इस तराबी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने लब काटने लगा। अपना सेल फोन निकाल कर अमल का नंबर डायल करने लगा, जो थोड़ी देर बाद उठा लिया गया था। हान ने इत्मीनान की सांस खारिज की थी अमल के फ़ोन उठाने पर। जी बोले मिस्टर आहान। अमल की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। आहान अमल की आवाज़ सुनकर अंदर तक पुरसकून होते अपनी आंखें बंद की थीं। अमल की आवाज़ ने उसे अंदर तक पुरसकून कर दिया था। मिस्टर आहान, आप फ़ोन पर ही हैं? अमल की आवाज़ पर आहान सीधा हुआ था। जी मिस अमल, आप जानती हैं ना आज हम कराची जा रहे हैं। आहान खुद की कैफियत पर काबू पाता हुआ बोला। जी मिस्टर आहान, मैं जानती हूँ आप कराची पहुँचे, मैं उधर आपको ज्वाइन करती हूँ। कुछ ही देर बाद मेरी फ़्लाइट है, इंशाल्लाह मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगी। मीटिंग वक्त पर ही होगी। ये क्या बात हुई मिस अमल? जब हमें एक ही मंजिल पर पहुँचना है तो मैं और आप इकट्ठे चलते हैं। रास्ते में बिज़नेस के मतलब कुछ अहम बातें भी डिस्कस करनी है, वो भी आपसे हो जाएंगी। आहान बेताबी से अमल की बात काटते हुए बोला था। मिस्टर आहान, आपको जो भी बिज़नेस के मतलब बात करनी है वो हम कराची पहुँच कर भी कर सकते हैं। एंड खुदा हाफिज़, मेरी फ़्लाइट का टाइम कुछ ही देर में है। मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊँ। अमल ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। आहान ने गुस्से से फ़ोन को देखा था और टेबल पर पटकने के अंदाज में फ़ोन फेंका। गुस्से से अपनी चेयर को पीछे को धकेल कर लंबा सांस लिया और अपना गुस्सा जब्त करते अपने बालों में हाथ फेरने लगा। आहान ने दोबारा से टेबल से फ़ोन उठाकर अमल को कॉल की थी, जो उसने अटेंड नहीं की। आहान ने गुस्से से काफ़ी दफ़ा अमल को कॉल की, जो उसने अटेंड नहीं की थी। आहान ने इस दफ़ा गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर तमाम चीज़ें नीचे फेंक दी थी। चेयर से टेक लगाए आंखें बंद करके अपने माथे पर अपने हाथ का मुक्का बनाकर हल्का हल्का मारने लगा।
جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ احان ملک ایک دم اپنی چیئر سے اٹھا تھا، گاڑی کی چابیاں اٹھائے، موبائل کوٹ کی پاکٹ میں ڈالے، غصے سے باہر کی طرف رخ کیا۔ احان بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوٹل پہنچا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر ریسیپشنسٹ سے عمل کے روم کا نمبر پوچھا۔ سوری سر، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ میرا نام احان ملک ہے۔ احان اپنا کارڈ اسے تھماتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا بولا، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ سوری سر، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ریسیپشنسٹ معذرت خوانا انداز میں بولا تو احان کا دماغ جو پہلے ہی بہت گرم تھا، ریسیپشنسٹ کی بات سن کر احان آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ احان نے غصے سے ریسیپشنسٹ کا کالر پکڑا۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے اس کے روم کا نمبر بتاؤ۔ ہوں گے رولز تمہارے ہوٹل کے، بیوی ہے میری اور کوئی بھی مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ احان غصے سے چیخا۔ ریسیپشنسٹ نے جلدی سے احان کو عمل کا روم نمبر بتایا۔ احان ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتا آگے کو بڑھ گیا۔ دروازہ نوک ہونے پر عمل نے دروازے کو دیکھا تھا۔ عمل نے چائے آرڈر کر رکھی تھی۔ ویٹر کا سوچ کر عمل نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے احان ملک کو دیکھ کر عمل کو بہت شوق لگا تھا۔ اس سے پہلے عمل دروازہ بند کرتی، احان عمل کو بنا کوئی موقع دیے جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا۔ مسٹر احان، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ عمل غصے سے چیخی۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ باقی کے الفاظ احان کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ احان مسمرائز ہو کر عمل کو دیکھنے لگا، جو بلیک نائٹی پہنے ہوئے تھی، بلیک سلیو لیس شارٹ شرٹ، جس پر لانگ گاؤن تھا مگر گاؤن بے حد باریک تھا۔ کندھوں پر باریک نیٹ لگی تھی اور گاؤن جو کہ اتنا باریک تھا کہ عمل کے تمام نشیب و فراز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ کھلے بالوں میں، نیلی آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید سنہری رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ دودیا بازو باریک سلیو سے جگمگ کر رہے تھے۔ وہ اپنا خوبصورت گلابوں سا تر و تازہ وجود لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی احان ملک کا دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ احان ملک بنا پلکیں جھپکائے بے حس و حرکت ایک مجسمہ بنا اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ احان ملک کو یوں تکتا پا کر عمل نے غصے سے اپنا رخ موڑا تھا اور بالوں کا جوڑا بنا کر بال غصے سے لپیٹے تھے، مگر یوں کرتی احان کا پورا وجود پسینے سے تر کر گئی۔ عمل کی گردن کے پیچھے ذرا نیچے دائیں کندھے کے اطراف پر تل احان کو واضح دکھائی دینے لگا۔ اتنے عرصے بعد وہ تل دیکھ کر احان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ احان کو اتنی سردی کے موسم میں بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ احان نے اپنی ہائی نیک کو گلے سے پکڑ کر کھینچا تھا اور ہونٹوں کو سکوڑتا سانس باہر نکالا تھا۔ احان کو آکسیجن کی مقدار کافی کم لگی تھی۔ عمل کو اپنی بیگ پر احان کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو غصے سے رخ دوبارہ احان کی طرف پلٹا۔ یہ کیا ندیدوں اور بے شرموں کی طرح مجھے گھور رہی ہیں مسٹر احان ملک؟ عمل ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ہائے، احان مسکرایا، آج تو پوری تیاری کر رکھی ہے میری جان لینے کی۔ ویسے تمہارے پاس کافی ہتھیار ہیں، ایسی ہی ایک ایک داؤ آزماؤ گی تو احان ملک سے تمہاری جان جلدی چھوٹ جائے گی۔ احان نے ایک جھٹکے سے اسے کلائی سے تھام کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ مسٹر احان، چھوڑے مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو میرے کمرے میں آپ زبردستی گھس آئے ہیں اور اب پھر سے آپ چھچھوری حرکتیں کر کے مجھے زج کر رہی ہیں۔ عمل بھڑکتے ہوئے بولی۔ احان نے اسے خود سے اتنا قریب کیا تھا کہ احان کی گرم سانسیں عمل کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔
अहान के हाथ भी अमल को काफ़ी गर्म महसूस हुए। अमल को अपनी कमर जलसती हुई महसूस हुई। अहान सुर्ख आंखों में खुमार और बेइंतहा दीवानगी लिए इसे देख रहा था। अचानक ही अहान की आंखों में सुर्खी के साथ गुस्सा छलक आया था। अमल की कमर पर अहान का हिसार भी काफ़ी सख्त हुआ था। अमल ने सिसकी ली। तुम बिना पूछे इस हुलिये में दरवाज़ा कैसे खोल सकती हो अमल? अहान सर तासरात लिए अमल को घूरते हुए बोला। अहान की सुर्ख आंखें और बेइंतहा सर तासरात पर अमल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। मुझे लगा वेटर है, मैंने इसलिए दरवाज़ा खोला था। अमल आहिस्तगी से ख़ुद को अहान के हिसार से छुड़ाते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अकल है तुम में कि नहीं? तुम इस हुलिये में कैसे किसी के सामने जा सकती हो? अहान अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए अमल पर धाड़ा। क्या हुआ है मेरे हुलिये को मिस्टर अहान, जो आप बार बार मेरे हुलिये का जिक्र कर रहे हैं? अमल दांत पीसते हुए बोली तो अहान ने इसे एक झटके से छोड़ा और इसे कलाई से पकड़कर आईने के सामने ला खड़ा किया। अमल ने नज़र उठाकर आईने में खुद को देखा था और पुश्त पर अहान को खड़ा देखा, जो सख्त नज़रों से इसे ही देख रहा था। अमल आईने में अपना हुलिया देखते हुए शर्म से सुर्ख पड़ी थी। अमल नज़रें झुकाए आईने के सामने खड़ी थी। वो शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त इसका सरापा क्या नज़ारा पेश कर रहा है। क्या हुआ? शर्म आ रही है, शौहर के सामने शर्माया जा रहा है। ये शर्म उस वक्त कहाँ गई थी जब गैर महरम के लिए दरवाज़ा खोला था? अहान ने इसका रुख मोड़कर अपने सामने किया। अमल अभी भी नज़रें झुकाए खड़ी थी। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी उठा सके या अहान की आंखों में देख सके। अमल ने अहान की नज़रों को खुद पर महसूस करते सुर्ख होते नज़रें झुकाए अपने निचले होंठों को दांतों से काटा तो इसकी इस हरकत पर अहान पागल हुआ था। जैसे दिल की बीट मिस हुई थी। अहान ने लंबा सांस लेकर अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। अमल ने नज़रें घुमाकर बेड को देखा जहाँ इसकी शॉल पड़ी थी। अहान ने उसकी नज़रों का जाविया देख लिया था। उससे पहले अमल आगे बढ़कर वो शॉल उठाती, अहान ने वो शॉल उठाकर अमल से दूर फेंक दी। अमल अहान की हरकत पर तलमिला कर रह गई। क्या बदतमीज़ी है मिस्टर अहान, मेरी शॉल दें मुझे। अमल भड़कते हुए बोली, मगर अहान को नज़र उठाकर देखने से ग्रेज किया था। अमल, तुम ऐसी तो नहीं थी कि तुम्हें अपनी ड्रेसिंग का ख्याल न रहे, तुम खुद से इतनी लापरवाह हो जाओ। 4 साल बाहर गुजारने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी एटिकेट्स और रवायात भूल जाओ। अमल, मैं आखिरी दफ़ा तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर आइंदा से तुमने यूं खुद से लापरवाही दिखाई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। अहान ने सख्त लहजे में अमल को वार्न किया। अमल को अहान का लहजा आग लगा गया। मिस्टर अहान, आप होते कौन हैं यूँ मुझ पर रोब झाड़ने वाले, मुझे यूँ लेक्चर देने वाले? अपने बारे में आप क्या कहेंगे? यूँ किसी के कमरे में ज़बरदस्ती घुस आना। आप में एटिकेट्स और रवायात कितनी हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अमल एक एक लफ्ज़ चबाए काटदार तंजिया लहजे में बोली। बकवास बंद करो अमल, मैं कौन नहीं, शौहर हूँ तुम्हारा। मैं बिना इजाज़त तुम्हारे कमरे में ही नहीं, तुम्हारे चेंजिंग रूम में भी आ सकता हूँ। इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। शौहर होने की हैसियत से तुम पर रोक टोक कर रहा हूँ। बीवी हो तुम मेरी, इज्जत हो तुम मेरी। अहान मलक अमल पर गुस्से से धाड़ा। मिस्टर अहान मलक, मेरी शॉल दें। अमल अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली। शाल चाहिए तुम्हें? ठीक है, दे देता हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो कर लूँ फिर दे देता हूँ। अहान अमल पर नज़रें गाड़ते हुए बोला। अमल ने नज़रें उठाकर अहान को देखा जो इसे बेबाकी से घूर रहा था। अमल ने गुस्से से रुख फेरते हुए अपने बाल खोले थे, जिससे इसकी कमर उसके खूबसूरत बालों में छुप चुके थे। अहान मुस्कुराया था यूँ इसके मासूमाना से हिफाजती इक़दाम पर। माशाअल्लाह। अहान इसके बालों को देखते हुए बोला, कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे।
अहान इसके कमर तक झूलते बालों को देखकर बोला, लेंथ थोड़ी कम हो गई है मगर खूबसूरत आज भी वैसे ही है। वैसे आज भी वही कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ जिसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद थी। अहान अमल के करीब आते इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए बोला। अमल अहान से दूर हुई थी। जी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी से पिछली तमाम चीज़ें निकाल कर फेंक दी हैं। अब मैं कोई और कंडीशनर यूज़ करती हूँ। अमल अहान की तरफ रुख करती, आंखें पटपटाती, बच्चों की तरह होंठ फैलाती, तंजिया मुस्कुराती हुई बोली तो अहान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी इस अदा पर अहान जानता था ये वही कंडीशनर है जो पहले भी वो यूज़ करती थी। अहान इसकी खुशबू कैसे भूल सकता था? मगर उसके यूं जुटाने पर अहान को बहुत हंसी आई थी, जिसे अहान ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। अमल ने इसे यूं मुस्कुराता देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ठीक है मिस्टर अहान, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ, मगर आप इस टाइम यहाँ से जाएं। अमल सुर्ख चेहरे के साथ तहम्मुल से बोली। वो इस वक्त अहान को यहाँ से भेजना चाहती थी। वो बहुत ऑकवर्ड और शर्म महसूस कर रही थी अहान के सामने अपने हुलिये पर। अहान का यूं देखना इससे और खजालत महसूस करवा रहा था। अहान ने अमल की बात पर इस पर गहरी नज़र डाली। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अपना हुलिया दुरुस्त करो और 5 मिनट में नीचे पार्किंग एरिया में पहुँचो। अहान अमल के सरापे पर गहरी नज़र डालता संजीदगी से कहता वहाँ से चला गया। बेहुदा, बदतमीज़, बेशरम इंसान। अहान के जाने के बाद अमल ने बंद दरवाजे को देखते दांत पीसते हुए कहा। अहान ने बाहर निकलते हुए अमल के खुद के लिए अलकाबात सुन लिए थे। अहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मेरी जंगली बिल्ली, अभी थोड़ी देर पहले भीगी बिल्ली बनी काफ़ी क्यूट लग रही थी। अभी तो जो बात मैं इससे करने वाला हूँ वो बात सुनकर पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी, क्योंकि जंगली बिल्ली का पावर प्ले फिर से ऑन हो चुका है। खुदा मुझ पर रहम करे। अहान खुद से बड़बड़ाता मुस्कुराता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ चल पड़ा।